हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो है उपसर्ग के ऊपर। आपके सबसे पहला जो टॉपिक था संस्कृत वर्ण परिचय वो हमने कंप्लीट किया, फिर संज्ञा जो प्रकरण था वो हमने कंप्लीट किया। उसका थर्ड नंबर का जो लिस्ट ऑफ टॉपिक में थर्ड पॉइंट है उपसर्ग है, उपसर्ग क्रिया योगे। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग किसे बोलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके कैसे यूज़ करते हैं और एग्ज़ाम में वो कैसे पूछे जा सकते हैं। एक बार थोड़ा सा सिलेबस में किस तरीके से दिया है वो देख लें। उपसर्ग क्रिया योगे, उपसर्ग मतलब कि कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। इसमें MCQs नहीं बोला है, इसमें बोला है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने के लिए। तो ये मान के चलिए कि जब अगर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है तो उपसर्ग किसे कहते हैं विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, या फिर 5 वर्ण आ जाएंगे एक एक नंबर के, इनके उपसर्ग को आइडेंटिफाई करिए और अलग करिए। मतलब जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है और जो शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है उन दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दोनों ही तरीके से हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। उपसर्ग क्रिया के आगे जोड़ते हैं। उपसर्ग प्रयोग से धातु के अर्थ में परिवर्तन होता है। उपसर्ग के कारण धातु के विविध अर्थों का प्रकाश होता है। क्या बोले हैं, उपसर्ग जो है वो किसी भी वर्ब के आगे जुड़ जाने से उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो परिवर्तन किस तरीके से होगा, ये एक संस्कृत का सूत्र। धात्वार्थम वादते कश्चित कश्चितम अनुवर्तते तमेव विशिष्टायन्ते उपसर्ग गति त्रिविध। 3 प्रकार की गति उपसर्ग से धातुओं में हो जाती है। जब धातु से जुड़ते तो 3 प्रकार की गति। कौन कौन सा, धातु का अर्थ का बलात् परिवर्तन, मतलब कि स्ट्रांगली जो धातु का मीनिंग था उसको बदल दिया जाता है। जैसे कि हार, एक शब्द है हार, हार मतलब हारना। अब उसमें हमने प्र जोड़ा तो प्रहार बन गया, मतलब किसी को अटैक कर रहा। संहार मतलब किसी को मारना। आहार मतलब भोजन ग्रहण करना। और परिहार मतलब कि उसको उससे दूरी रखना। तो ये 4 वर्ण बने, इन एक ही शब्द है हार, लेकिन 4 अलग अलग उपसर्ग से उसका किस तरीके से पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इसे बोलते हैं बलात् परिवर्तन। फिर धात्वार्थ का अनुगमन। धात्वार्थ का अनुगमन क्या होता है कि धातु का अर्थ तो सेम ही रहता है, बस उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली बता दिया जाता है। जैसे विशति, विशति मतलब क्या होता है, प्रवेश करना ही होता है। प्रविशति मतलब क्या हो गया, अच्छे से, मतलब उसको वो एम्फेसाइज कर दिया उसने कि प्रविशति। फिर धात्वार्थ का विशिष्ट स्वरूप। विशिष्ट स्वरूप मतलब कि उसके अर्थ में थोड़ी सी विशेषता आके परिवर्तन हो जाता है। किस तरीके से किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा बताने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे, करोति मतलब करना हो तो प्रकरोति मतलब अच्छे से करना, कुकरोति मतलब बुरे तरीके से करना। तो इस तरीके करना, तो मीनिंग तो नहीं बदला ना धातु का, लेकिन उसके आगे जो उपसर्ग है वो जुड़ने से उसमें पॉजिटिव इफेक्ट आया है कि नेगेटिव इफेक्ट आया है वो हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से हम 3 जो गतियाँ होती हैं उपसर्ग के कारण वो हमको यहाँ से पता चल गया कि 3 हम परिवर्तन धातुओं में कर सकते हैं। अब उपसर्ग कितने होते हैं, टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। हर एक 22 उपसर्ग को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर जो 22 उपसर्ग हैं वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें से किसी किसी के नीचे हलंत लगा हुआ है। यहाँ पर हलंत, यहाँ ये हलंत का मतलब होता है इसके आगे जो व्यंजन है उसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। स्वर नहीं लगा हुआ इट मीन्स ये व्यंजन जो है वो आधा है। और जब आधा व्यंजन होता है तो वो या तो आधे अक्षर के रूप में प्रयोग होगा जब शब्द मिलके बनेगा उपसर्ग के साथ में, या कोई संधि का नियम लगेगा तो नया परिवर्तन होगा। ये बात को दिमाग में अच्छे से रखिएगा उपसर्ग पढ़ते समय। सीधे सीधे उपसर्ग नहीं बनाने हैं कि जो जैसे प्रा है, जैसे प्रा के साथ बनेगा वैसे ही निस के साथ बनेगा, ऐसा नहीं है। तो आप चाहें तो ये हलंत वाले जो उपसर्ग हैं उनको आप साइड में अलग से लिख लीजिएगा समझने के लिए। बाकी जो पूर्ण है जिसके पीछे कोई हलंत नहीं लगा है वो अलग लिख लीजिए। तो मैंने तो सीक्वेंस वाइज सिलेबस के हिसाब से लिखे हुए हैं कि 22 उपसर्ग हैं आपके। कौन से, प्र, परा, उप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, उत, अभि, प्रति, परि, सु और अब। जैसे ये देखिए यहाँ पर निर है, ये आधा व्यंजन है पीछे रा के, लेकिन ये जो नी है ये पूरा है। तो इन दोनों के जो शब्द बनेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, अब हमको क्या क्या पढ़ना है उपसर्ग को, इसके उदाहरण से मतलब हर एक उपसर्ग का मीनिंग क्या होता है और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे वो देखना है। उपसर्ग का आइडेंटिफिकेशन देखना है कि कोई एक शब्द लिखा हुआ है उसमें कौन सा उपसर्ग है ये आपको पता होना चाहिए। MCQs के बारे में सिलेबस में आपके नहीं लिखा, हमने देख ही लिया है, लेकिन फिर भी यदि आपको ये पता है तो MCQs में भी अगर पूछा भी किसी ने भी तब भी हम उसको लिख सकते हैं। अब ये 22 के 22 उपसर्ग हैं और उनके मीनिंग और उनके उदाहरण हैं, मैं एक एक करके आपको समझाती जा रही हूँ। तो आप समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी इसीलिए होते हैं कि जब हम ट्रांसलेशन वगैरह करेंगे ना, ये उसी की तैयारी हो रही है। आप ही मान के चलिए कि आगे जाके जो हमें ट्रांसलेशन सीखना है, वाच्य परिवर्तन सीखना है, किसी चीज़ को रीड करना है, राइट करना है, उस सब की ये बेसिक तैयारी है कि भाई उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये तो पता ही होना चाहिए हमको। तो वही है।
सबसे पहले है प्रा। प्रा का मीन्स क्या होता है? आगे और अधिक। अगर हम प्रा किसी भी चीज़ में जोड़ देंगे तो उस क्रिया में जो मीनिंग होगा वो उसको अधिक करने में, उसको आगे करने में, उसको पॉजिटिव करने में प्रयोग होगा। अब जैसे प्र और हार। हार मतलब हारना, तो प्रहार मतलब स्ट्रांगली उसके ऊपर मारना। प्रयोग, योग मतलब ज्वाइन होना। प्रयोग मतलब कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया। भवती मतलब होना। प्रभवती मतलब अच्छे से होना। प्रशिक्षण, शिक्षण मतलब शिक्षा। प्रशिक्षण मतलब स्पेसिफिक कोई जब प्रशिक्षण होता है ना, किसी की ट्रेनिंग होती है तो प्रशिक्षण हो जाता है। यत्न मतलब प्रयास। प्रयत्न मतलब कि आपको ये वाला काम करना ही करना है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, पर मैंने 5-5, 6-6 ही सबके लिखे हुए हैं, तो आपको इस तरीके से इसको समझना है, ठीक है। अगर इसका वाक्य में भी प्रयोग आ जाएगा तो प्रयोग प्रभवती, वैसे तो वाक्य का प्रयोग नहीं आएगा, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से। तो अब जैसे प्रहार लिख के आया सीधा, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? प्र उपसर्ग है और हार इसका पीछे का जो शब्द है वो, तो प्रहार। दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, प्र प्लस हार। कैसे लिखेंगे? प्र प्लस हार। इस तरीके से आइडेंटिफाई करके आपको हर एक को संधि विच्छेद करके लिखना है। फिर प्रा का मीनिंग लिखना है नीचे, आगे अधिक, और हार का मीनिंग लिखना है। फिर दोनों को मीनिंग करके बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग करके कितने अच्छे। जब आपसे सिंगल सिंगल एक नंबर में ये पूछा जाए कि आपको इनके उपसर्ग आइडेंटिफाई करने हैं, तो बस ऐसे नहीं प्रा प्लस है। अगर आप उसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? प्रा का मीनिंग लिख दीजिए इसके नीचे ऐसे एरो लगा के कि प्रा मतलब अधिक और हार मतलब क्या होता है। फिर दोनों को मिला के लिखिए कि बिना उपसर्ग के हार का मीनिंग सिर्फ ये था, और जब हमने प्रा लगा दिया तो उसका मीनिंग में इस तरीके से उसमें परिवर्तन आ गया। आप गतियों को भी बता सकते हैं कि धातुओं की जो हमने 3 गति बताई हैं उसमें से ये कौन सी गति में सूटेबल होता है, उस तरीके से। ये पूरा का पूरा है, मतलब आप इसमें अपना भी ऐड कर सकते हैं। मैं यदि एक एक उदाहरण को इस तरीके से बताऊंगी तो बहुत लंबा वो हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दी हूँ कि 3 किस तरीके की गतियाँ परिवर्तन होती हैं उपसर्ग की वजह से। आप यहाँ पर उनको इम्प्लीफाई कर सकते हैं, है ना। अब परा। परा मतलब क्या होता है? अधिक, विरोध और निषेध। जब परा का यूज़ होता है तो वो भी उसके जो फल है, मतलब उसका जो रिजल्ट है उसको बढ़ाना। अपोजिट उसमें भी यूज़ होता है और रिस्ट्रिक्शन में भी यूज़ होता है। जैसे जयते मतलब जीतना और पराजय मतलब हार जाना। तो क्या विरोध का मीनिंग हो गया ये। पराक्रमति। पराक्रमति मतलब कि क्रमति मतलब कि एक सीक्वेंस, और पराक्रमति मतलब कि अपोजिट। पराभवती का भी ऐसे ही है। तो इस तरीके से ये इसके उदाहरण है। अनु। अनु मतलब क्या होता है? पीछे या समान। मतलब आप किसी के पीछे अनुसरण करें और किसी के जैसा बनने के लिए उसका अनुसरण करें, तो अनु और समान। अनुसरति, अनुकरोति, अनुचर। ये अनुचर। अनुचर मतलब कि जो जैसे पीछे चल रहे हैं। चर मतलब चलना, अनुचर मतलब किसी का पीछे, किसी का फॉलोइंग होना। अब ये 2 उदाहरण स्पेशल हैं, अनु प्लस एषण और अनु प्लस ईसा। ये अनु प्लस ए, ये विसर्ग, ये जो है ये संधि के उदाहरण हो गए हैं यहाँ पर। तो ये अन्वेषण बन गया। यहाँ पर भी अभी हम संधि पढ़ेंगे तब आपको इसमें उदाहरण हैं ये। अभी मैं समझाऊंगी भी तभी भी आप लोगों ने अगर संधि नहीं पढ़ी होगी तो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं बस यहाँ पर उदाहरण के लिए भी स्टार लगा के रखी हूँ यहाँ पर, कि आप इनको स्पेसिफाई तरीके से देखें कि यहाँ पर ये अन्वेषण कैसे बना। तो अन्वेषण यदि लिख के आ गया तो आपको अन कर नहीं उपसर्ग लिखना है, आपको अनु लिखना है। यहाँ पे भी अनु लिखना है, ये ध्यान रखने के लिए है, ओके। फिर है अव। अव का मतलब क्या होता है? नीचे, बुरा, हीन और दूर। मतलब अब अगर उपसर्ग लग गया है तो वो उस धातु में क्या करेगा? उसको नीचे की तरफ, मतलब कि उसका जो गुण है उसको कम कर देगा। बुरा बताने के लिए इसका यूज़ होता है, किसी को दूरी बताने के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि अवगुण। अवगुण मतलब अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, बुरी भी, पर अवगुण मतलब बुरी क्वालिटी होती है। अवरोध मतलब रुकना। रोध मतलब होता है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन। अवरोध मतलब रुकावट। अवकाश, ठीक है। अवशेष। शेष मतलब बचा हुआ। अवशेष मतलब किसी चीज़ की एक आइडेंटिफाई करके उसको बताना। तो ये इस तरीके से इसके उदाहरण हैं। फिर है नेक्स्ट अप। अप का मतलब भी बुरा, विपरीत, न्यूनता में होता है। तो अपव्यय, अपव्यय, अपकरोति, अपकरोति, अपमान, अपमान, अपवाद। मैंने आपको बेसिक समझा दिया, मैं हर एक उदाहरण नहीं समझा रही हूँ। आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से करोति मतलब करना, अप मतलब अपकरोति, अपव्यय मतलब खर्च करना, अपव्यय मतलब कम खर्च करना। तो ये किस तरीके से अपोजिट अर्थ में इसका, न्यूनता में इसका यूज़ हो रहा है। फिर है निस। देखिए ये निस में हलंत लगा हुआ है सामने, इसका मतलब होता है बिना और बहा। तो अभी देखिए यहाँ पर इसके उदाहरण जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। निस और सार। तो ये वाला सा हट के विसर्ग संधि के हिसाब से यहाँ पे विसर्ग लग गया, निसार बन गया। ये वाला सा हट के यहाँ पे 67 कोण का बन गया, निष्फलम बन गया। ये वाला सा हट के यहाँ पे 67 कोण का बन गया, निष्पाप बन गया। ये वाला सा हट के, ये सब संधि के नियमों के हिसाब से परिवर्तन हुआ है। तो ये जो निस वाले उदाहरण है उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। फिर निर में भी ये हलंत वाला उदाहरण, इसका भी मतलब होता है बिना, बाहर और उल्टा। निर्गच्छति। देखिए रा जो था वो आधा था, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो रा की रेफ लग गई है ऊपर। यहाँ पर भी रा की रेफ लग गई, क्योंकि इसके आगे जो इसको पूरा करने के लिए कैसे लगाया, गा के ऊपर रेफ लगाया, रा को भी धा के ऊपर रेफ लगाया, ऐसे इस तरह भी लगाया।
अब जैसे ये इसके आगे आ जुड़ा हुआ था तो ये इसमें ऐड हो गया तो निरादर हो गया। निर प्लस ईक्षण हो गया तो ये निरीक्षण हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो गा है ये व्यंजन ही है तो ये तो इसको पूर्ण नहीं कर सकते, तो रा की लेफ ही लगेगी, पर इसके आगे यदि स्वर आ गया तो ये इसको कंप्लीट कर सकता है। तो निरीक्षण, निरादर ये 2 स्वर के साथ हो गए, बाकी ये व्यंजन के साथ थे तो रा की रेफ लग गई। तो ये वाले उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं। सम मतलब अच्छी तरह से करना, अच्छा करना। तो समहरति, ये जो माँ है इसके नीचे भी हलंत है, तो ये जो माँ हलंत वाला है ये अनुनासिक के रूप में यूज़ होगा, मतलब कि बिंदी लग जाएगी ऊपर इस माँ को, क्योंकि माँ आधा है और माँ अनुनासिक में है। अनुनासिक जो वर्ण है वो बिंदी के रूप में मिल जाते हैं हमको, तो सम मतलब बिंदी लग गई यहाँ पर, देखिए सभी जगह पर। आप इस तरीके से इसको, जैसे संतुष्टि है तो सम आ गया, संपादन है, सम्मान है, संगति है, संयोग है, संतुष्टि है, संजय है, तो इस तरीके से ये सा वाले उदाहरण है, इसमें भी हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट है दुष। दुष मतलब होता है कठिन, बुरा और विपरीत, तो यहाँ पर भी हलंत लगा हुआ। तो देखिए आधा सा अगर इसके बाद व्यंजन है तो दुष और दुर में, दुष के साथ में दुस आधा सा यहाँ पर जुड़ गया, क्योंकि इसके पीछे स्वर नहीं है, व्यंजन है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये वाला जो सा है वो ए सा शक्कर का कैसे बन गया, ये संस्कृत की उदाहरण के हिसाब से बने, इसीलिए अभी आप यहाँ पर सिर्फ इनको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, बाकी वहाँ से हम इसको इसका पीछे का कारण है वो ज़रूर देखेंगे। दुस्साहस में यहाँ पर उपविसर्ग का आ गया यूज़, यहाँ पर भी विसर्ग आ गया यूज़, यहाँ पर भी विसर्ग आ गया यूज़, तो ये इस तरीके से इसके उदाहरण हैं। नी, इसमें कोई हलंत नहीं है, नीचे और नीचे, तो ये सीधे सीधे हैं। नी वसति, नी पतति, नी गृहणति, निवर्तते और निदानम। फिर दुर, ये भी इसमें भी नीचे हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी या तो पूरा करने के लिए उसके पीछे स्वर होगा, जैसे इसमें पीछे आ लगा हुआ है तो इसने इस आधे रा को पूरा कर दिया। दुराशा हो गया, दुरावस्था हो गया, दुराग्रह हो गया। अब लेकिन यहाँ पर ला लिखा हुआ है तो ये रा को पूरा करने के लिए नहीं है पूरा, तो इसलिए यहाँ पर दुर्लभ हो गया, यहाँ पर दुर्जन हो गया, यहाँ पर दुर्गंध हो गया। फिर अधि। अधि में क्या है, अधि मतलब होता है प्रधान, ऊपर और श्रेष्ठ। मतलब ये होता है कि जब ये वाला उपसर्ग इन धातु के साथ जुड़ जाएगा तो उसके मीनिंग में जो परिवर्तन होगा वो इसके रूप में आएगा, या तो वो उसे ऊपर के रूप में मीनिंग उसका बता देगा, श्रेष्ठता के रूप में उसका मीनिंग को बढ़ाएगा, या प्रधान के रूप में उसका मीनिंग बढ़ा देगा। इसका मतलब होता है मीनिंग, मतलब उपसर्ग, मतलब किसी भी उपसर्ग का मीनिंग क्या मतलब है। फिर अति मतलब अधिक, तो अतिचरति, अति अधिकम, अतिसार, अतिरिक्त, अधिसेते। फिर भी मतलब बिना, तो इसके भी सीधे सीधे उदाहरण, ये सब सीधे सीधे, सिर्फ हलंत वाले में ही है थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि विचरति, विजय, विकृति, विहरति, विजय, विसर्ग। ओके। फिर है नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अपि। अपि मतलब होता है निकट, और भी, तो अपि हितम, अपि ददति, ये बिल्कुल सीधे सीधे। अब अपिधानम, अब है आंग। आंग मतलब होता है तक और का, ये छोटा, ये आंग के रूप में भी चलता है और आ के रूप में भी चलता है, इसको आ के रूप में भी माना जाता है अकेला, ठीक है। तो आगच्छति, आगच्छति, आदानम, आदानम, सीधे सीधे हैं इसमें, तो आचार, आरोह, आशय। नेक्स्ट है अभि। अभि मतलब होता है सामने और प्रति, मतलब आपके सामने यदि कोई है तो। अभिगच्छति, अभिवादन, अभिवादन, अभिनंदन, अभिभाषण, अभ्युदय। ये देखिए यहाँ पर ये संधि का नियम के साथ में ये वाला उदाहरण, जहाँ पे भी स्पेशल उदाहरण वहाँ मैंने स्टार लगाया है। परि मतलब होता है चारों ओर, आसपास, तो परिवार, परिजन, परिवर्तते, परिक्रमते, परिश्रम, परिचय। इसमें सुकरोति, सुयोग, सु मतलब सुंदर और अच्छा, जब भी सु जुड़ जाएगा तो वो उसकी चीज़ को, सुंदरता को बढ़ाएगा, मतलब अच्छा, जैसे स्वच्छ, सु प्लस अच्छा, स्वच्छ मतलब कि साफ सुथरा। तो इस तरीके से हैं ये सारे। इसमें भी कुछ संधि के हुए, सु प्लस अक्ष में संधि लगी हुई है, सु प्लस आगत में भी संधि लगी हुई है, सुउक्ति में सूक्ति ले, और ये जितने भी उदाहरण मैंने लिए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण लिए हुए हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उप मतलब निकट और सहायक, तो उपहार, उपद्रव, उपकार, उपवास और उपयोग, उपवन, ठीक है। फिर है आपका 19 नंबर का होता है उद। उद और उत ये दोनों एक ही चीज़ है। उत भी इसके रूप में चलता है और उद भी चलता है। उद भवती, जहाँ पर उसको पूरा करने के लिए स्वर नहीं है तो वो आधा ही लिखा जाएगा। अब उत में उत्कर्ष, उत में उच्चरचि, उद्भाषण, उत्लेख, उत्तिष्ठति, ठीक है। तो ये इसको उदाहरण, यहाँ पर भी संधि के नियम लगे हुए हैं। प्रति मतलब और, प्रत्येक और विपरीत, तो प्रतिवदति ये सीधे सीधे आएंगे, इसमें आपको कुछ संधि के नियम नहीं लगेंगे, बस एक जगह ये प्रत्यार्पण में लगा हुआ है, बाकी कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है, तो ये आपको है। अब इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, ये कुछ नियम जो मैंने लिख दिए हैं, वर्ण, इनके पीछे यदि स्वर आएगा तो परिवर्तन, जैसे अध्य प्लस स्वर आएगा, अत्य प्लस स्वर आएगा, अभ्य प्लस स्वर आएगा, अन प्लस स्वर आएगा, तो यहाँ पर अनु, अभि, अति और अधि हो जाएगा। अत्यधिक, अभ्यार्थी, इसके उदाहरण लिखे हुए हैं। दुस, दुस, दु में दुस
लास्ट में जो बनेगा वो दुस के साथ में ये वाले परिवर्तन हो सकते हैं। निस वाले उपसर्ग के साथ में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? निश, निश, निश और नी, तीनों प्रकार के सा और विसर्ग के साथ में परिवर्तन हो सकते हैं। फिर नी के साथ में निया प्लस स्वर, न्यास का जो उदाहरण है, वो जो स्पेशल उदाहरण है जिनमें बहुत ज़्यादा संधि लगी हुई है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। वी के साथ में व्यू प्लस स्वर आएगा तो व्यू हुआ जाता है। प्रति के साथ में प्रति, प्रत्यय प्लस स्वर आएगा तो प्रत्येक आ जाएगा। परि उपसर्ग के साथ में पर्य प्लस स्वर आएगा तो पर्यावरण बन जाएगा। सम में संग, 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 सन, जो माँ है वहाँ पर तीनों प्रकार के अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है। सो इसलिए हमने ऊपर बिंदी रख के आपको ये तरीके से बताते कि आप तो ऊपर बिंदी लगा दीजिएगा तो वो कहानी खत्म हो गई कि इंगा आएगा कि ई आएगा कि णा आएगा, क्योंकि वो नियम के हिसाब से बनेगा। फिर उद प्लस उद में उद आएगा, उत आएगा, उच आएगा और उल आ जाएगा। ये संधि के नियम के हिसाब से परिवर्तन होकर बनते। उप में उप, उपा, उपे, तो इतने प्रकार के, जैसे उप उपसर्ग है और उसके पीछे कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसमें परिवर्तन करके ये 3 प्रकार के शब्दों में से कोई भी एक शब्द आ सकता है, कोई भी यहाँ पर भी एक शब्द आ सकता है। ये इस तरीके से मैंने निकाले हैं कि आपको ये समझने में ईजी हो कि ये वाला परिवर्तन किस तरीके से हुआ है, जब तक कि अभी आपको संधि नहीं पढ़ाई गई है तब तक। ठीक है, जब संधि पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये कि ये किस तरीके से है। तो इस तरीके से ये उपसर्ग के 22 के उदाहरण मैंने 22 उपसर्ग के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न आएंगे वो भी मैंने बता दिया है कि आपको किस तरीके से इसको लर्न करना है। बस आप पहले तो 22 के नाम, उपसर्ग के 22 जो वर्ण है वो पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, उनका जो मीनिंग है वो याद होना चाहिए और फिर उसका आपको उदाहरण याद होना चाहिए। एक तरीके का क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है कि जैसे सिंपल उन्होंने करोती लिखा और फिर वो ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें अप्रोप्रिएट उपसर्ग लगाए इस वाक्य को प्रयोग करते। फिर नीचे जैसे कोई वाक्य लिखा हुआ है तो वहाँ पर अगर प्रकरोती बनाना है तो प्रकरोती किस तरीके से बनेगा, मतलब आपको फिर अगर उसका उपसर्ग का मीनिंग पता होगा कि ना मतलब क्या होता है, और फिर जब वो वाक्य आप देखेंगे कि हाँ यहाँ पर ये सूट हो सकता है। वैसे बहुत कम चांसेस हैं ऐसे पूछने के, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं उसको बताया, क्योंकि वो हम ट्रांसलेशन में भी आगे देखेंगे। लेकिन एक संभावना के रूप में बता रही हूँ कि यदि उन्होंने एप्रोप्रिएट उपसर्ग पूछा तो एप्रोप्रिएट उपसर्ग पता होने के लिए आपको उपसर्ग के मीनिंग पता होने चाहिए, तब आप उसको एप्रोप्रिएट लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या लगेगा। वाक्य में यदि कहीं पर ये वाला मीनिंग निकल के आ रहा है कि उसको गलत तरीके से बताना है, ठीक है, तो उसको वहाँ जैसे उन्होंने बोला कि राम ने हिमालय पर चढ़ने का साहस किया, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इस साहस जो शब्द है अंडरलाइन करके कि इसमें उपसर्ग लगा के इस वाक्य को दूसरे तरीके से बनाना है, तो क्या बोल सकते हैं, अब उसमें आप दुस लगा के दुस्साहस, तो राम ने श्याम को मारने का दुस्साहस किया, तो इस तरीके से उसका परिवर्तन हो गया, वाक्य बदल गया। अब लेकिन ये चीज़ बहुत मतलब उसके लेवल की है, मुझे लगता नहीं कि ऐसा आएगा, लेकिन एक मैंने आपके दिमाग में एक आइडिया डाला है कि आप इसको इस तरीके से भी दिमाग में रखें कि यदि आ जाए तो ऐसे हम लिख सकते हैं। वो आपको मीनिंग यदि उपसर्ग के याद हो जाएंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे उसको, और उससे भी ज़रूरी है ट्रांसलेशन आना, तो जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। तो इस तरीके से ये उपसर्ग का छोटा सा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये सभी चीज़ें बता दी हैं। ये श्लोक यदि आप लोग याद कर पाएँ, लिख पाएँ तो ये बहुत अच्छा है, नहीं कर पाएँ तो हिंदी में ये 3 मीनिंग जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। तो ये उपसर्ग का एक छोटा सा था, इसको मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अव्यय, जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगा। थैंक यू वेरी मच।